हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जहां पर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ने बताया है कि इनइक्वालिटी इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि वो अब एक मौत का कारण बन गई है। दिसंबर 2021 में भी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे किस एक्सटेंट तक इनइक्वालिटी बढ़ गई है, क्या रीजंस हैं इनइक्वालिटी बढ़ने के, हमको आखिर इक्वल सोसाइटी बनाने की ज़रूरत क्या है, और लास्टली हम देखेंगे कैसे हम इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस हद तक इनइक्वालिटी फैल गई है हमारी सोसाइटी में। हम देखते हैं इंडिया में जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं वो 102 से बढ़कर 142 हो चुके हैं पिछले एक साल के अंदर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 84% हाउस होल्ड की इनकम जो है डिक्लाइन हुई है इन 2021। और अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो टॉप 10% 57% इनकम लेते हैं और बॉटम 50% सिर्फ 13% इनकम लेते हैं। फ्रेंड्स, नेशनल इनकम का मतलब है अगर इंडिया साल भर में 100 रुपये कमाती है तो इंडिया के टॉप 10% लोग 57 रुपये उस इनकम में से ले जाते हैं और बॉटम 50% के पास सिर्फ 13 रुपये ही हाथ में आते हैं। इसी असमानता की वजह से यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अब दुनिया में जो नए गरीब जुड़ते हैं उनमें से 50% गरीब इंडिया से आते हैं। और अगर हम वेल्थ यानी पूंजी की बात करते हैं तो यहाँ हमको और भी ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। यहाँ पर इंडिया की 33% वेल्थ सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है और बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 5.9% वेल्थ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पिछले साल मिस्टर अडानी की जो वेल्थ है वो लगभग 8 गुना बढ़ी है और मिस्टर अंबानी की वेल्थ लगभग 2 गुना बढ़ी है। फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है। सबसे पहला रीज़न अगर देखा जाए तो वो ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है। इंडिया की जीडीपी जो 8.3% से ग्रो कर रही थी 2016-17 के बीच, अब वो सिर्फ 4% से ग्रो कर रही है 2019 से, और 2020 में वो अपने सबसे निचले स्तर यानी कि -7.96 तक पहुंच गई थी। मगर अब हमको हमारी इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल सकती है और ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि इस वक्त इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ 9.2 देखी जाएगी। मगर फ्रेंड्स, इस लगातार गिरती ग्रोथ ने कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी को और बढ़ाया है और वो बढ़ती जा रही है। जीडीपी की ग्रोथ कम होने के साथ साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर अपना खर्च कम किया है। फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम हेल्थ की बात करें तो सिर्फ 1.8% ऑफ जीडीपी इंडिया हेल्थ पर खर्च करता है और टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो वो कहीं ना कहीं 3.45% तक ही है। जबकि अगर हम ये डाटा बाकी मिडिल इनकम कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि चाइना 5.34%, ब्राज़ील 9.51% खर्च करता है हेल्थ पर। फ्रेंड्स, इसका असर जनता की जेब पर पड़ता है, जहां हम देखते हैं कि इंडिया के लोगों को 62.7% इलाज का पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएं या फिर उनके पास कोई छोटी मोटी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, फिर भी उनको लगभग 60% से ज़्यादा पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और ग्लोबल एवरेज अगर देखा जाए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का तो वो सिर्फ 18.12% है। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन पर भी गवर्नमेंट सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी खर्च कर रही है और उसका टारगेट 6% का है, जो लंबे समय से वो अचीव नहीं कर पा रही है। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो बाकी इंडिया की तरह मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये लगातार इंडिया से ज़्यादा खर्च कर रही हैं एजुकेशन में भी। यहाँ पर हम एक और बात नोट कर सकते हैं कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है इस वक्त वो बहुत ही ख़राब है। और अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिका से, यूके से, जापान से, जहाँ पर 90 से 80% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इंडिया में सिर्फ 45% बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। और सरकारी स्कूल की स्थिति खराब होने की वजह से आम लोगों को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है, जहाँ पर उनको 8 से 10 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है अपने बच्चे की एजुकेशन पर। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी यानी कि पेंशन, इंश्योरेंस, सपोर्ट टू वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे खर्चे भी कम किए हैं,
यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी खर्च किया 2021 में, जो कि 2020 में लगभग 1% से ऊपर था। फ्रेंड्स, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो प्राइवेट लेवल पर काम करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लगातार निकाली जाती है, मगर वो स्कीम्स टारगेट फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, और अगर उनमें पैसा भी मिलता है तो वो इतना नॉमिनल मिलता है कि वो परिवार को सस्टेन नहीं कर पाता है। इन सब फैक्टर्स का हमको असर देखने को मिलता है कोविड पैंडेमिक में, जहां लोअर इनकम के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। यहाँ हमने देखा था माइग्रेंट क्राइसिस हुई, जहाँ पर लोग पैदल ही निकल गए थे अपने घर की तरफ। यहाँ हमको हॉस्पिटल्स में बेड के लिए लोगों को परेशान होते हुए भी देखा है हमने। साथ में यहाँ पर देखा गया है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, खासकर उन बच्चों की जो लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते थे। और साथ में सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये रही कि लगभग 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी कोविड के दौरान। ये एक सबसे बड़ा रीज़न उभर कर सामने आता है जब हम बात करते हैं बढ़ती हुई इनइक्वालिटी की। एक और रीज़न की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो है बढ़ता हुआ ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस। फ्रेंड्स, बढ़ते हुए ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस ने कहीं ना कहीं जो छोटे बिजनेसमैन थे, जो छोटी कोचिंगें थी, जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे, उन बिजनेस पर काफ़ी असर डाला है। कुछ बिजनेस बंद होने की कगार पर हैं और कुछ प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं बड़ी कंपनियाँ जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, उबर, ओला ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ वो छोटे बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी तो देती हैं अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने की, मगर उनसे साथ साथ कमीशन भी लेती हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को कम करता है छोटे बिजनेसमैन की। यहाँ हम टैक्स पॉलिसी को भी देख सकते हैं, जहाँ प्रोडक्ट्स पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स लोगों की इनकम के हिसाब से नहीं होता है। ये हर आदमी पर, अमीर हो चाहे गरीब, सब पर बराबर तरीके से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता आप 10 लाख कमाते हैं महीने के कि 1,000 कमाते हैं, आपको पेट्रोल उसी रेट पर मिलने वाला है। और हाल ही के दिनों में देखा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी बड़ा है, जो काफ़ी असर पहुँचाता है लोअर इनकम और मिडिल क्लास की जेब पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने कम किया है, जो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है बिग कॉर्पोरेट्स को, बिग बिजनेसेस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टैक्स पॉलिसी के कारण भी हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और अगर एंड में हम बात करें किसानों की, तो उनकी आज भी इनकम नहीं बढ़ पाई है। जो गवर्नमेंट ने मिशन उठाया था कि फार्मर की इनकम को डबल करेंगे बाय 2020, वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और फार्मर आज भी बहुत वनरेबल है, आज भी लो इनकम ग्रुप में आता है, और फार्मर लगातार इनकम और वेल्थ के मामले में पीछे हो रहा है। फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी है। आइए अब देखते हैं हमें इक्वल सोसाइटी बनाने की ज़रूरत क्यों है। यहाँ ये बात नोट करना ज़रूरी है कि अगर कोई अमीर हो रहा है तो वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, मगर अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है, जहाँ पर आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 में लिखा है कि गवर्नमेंट को इनकम इनइक्वालिटी कम करने की तरफ कदम उठाने चाहिए। और आर्टिकल 39 भी बोलता है कि वेल्थ का कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो, इस बात का भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब लोगों को मिलना चाहिए। ये नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश में एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट खर्च करती है, उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगर बात की जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि हमको इनइक्वालिटी को कम करने पर जोर देना चाहिए, तो हम देखते हैं कि जिस सोसाइटी में असमानता बढ़ती है, उस सोसाइटी में क्राइम रेट भी बढ़ता है, एनार्की यानी कि अराजकता भी बढ़ती है, और एक स्टेबल एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर बेसिक कारण ही रिवॉल्यूशन का ये था कि समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, जहाँ पर सिर्फ 2-3% लोग ही पूरी कंट्री की वेल्थ को ओन कर रहे थे। इसलिए हमने फ्रांस में और रशिया में रिवॉल्यूशन देखा था। फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास ग्रुप में आएँ, और ये देखा गया है कि मिडिल क्लास एक बैकबोन होती है प्रोग्रेसिव एंड ग्रोइंग नेशन की। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम एक समावेशी और समान समाज बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हमको ज़रूरत है रिकॉग्नाइज करने की, यानी हमें असमानता को पहचानना है। इंडिया में 2011 और 12 से गवर्नमेंट डाटा नहीं है
कि जो पॉइंट आउट कर पाए कि लेवल ऑफ पावर्टी क्या चल रहा है कंट्री में। और इंडिया की रैंक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार गिरती जा रही है, जो बताता है कि इंडिया में सबसे पहले ज़रूरत है कि हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करें और उसकी गहराई को समझें। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, वेल्थ टैक्स को फिर से लाया जाना चाहिए। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया है कि अगर 1% वेल्थ टैक्स लगाया जाए सिर्फ 98 रिचेस्ट फैमिली पे, तो 7 साल तक आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फंड हमको मिल जाएगा। ये बताता है कि टॉप 100 लोग कितनी वेल्थ को ओन कर रहे हैं इंडिया में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर ज़रूरत है कि पॉलिटिकल डिबेट्स में हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को उठाया जाए और समझा जाए उनकी इम्पोर्टेंस को। फ्रेंड्स, ये फैक्टर्स ही देश को आगे ले जाते हैं और काम आते हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, तो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट मिलते हैं और एक बेसिक पे भी मिल पाती है। फॉर्मलाइजेशन से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी बात है इस वक्त, वो है जॉब क्रिएशन की। आज इंडिया एक यंग कंट्री है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डिफरेंट रिपोर्ट्स का एस्टीमेट है कि इंडिया में लगभग 15 से 20% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जा सकता है। ये यंग इंडिया के एनर्जी और ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पैदा करेगा। एंड में ये बात भी ज़रूरी है कि जो लोग इस वक्त रिसोर्सफुल हैं, केपेबल हैं, वो सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और टैक्स एवेजन यानी कि टैक्स चोरी ना करें। यहाँ पर एक ग्लोबल टैक्स नेटवर्क की स्टडी है जो बताती है कि 450 बिलियन डॉलर का टैक्स इवेट किया गया है, यानी कि टैक्स चोरी की गई है। और साथ में पेंडोरा पेपर्स और पनामा पेपर्स भी बताते हैं कि इंडिया के सुपर रिच लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इन लोगों को भी अपनी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी को समझना चाहिए और स्वेच्छा से एनजीओज, सिविल सोसाइटीज के थ्रू सोशल अपलिफ्टमेंट का काम करना चाहिए। एक समृद्ध समाज सबके लिए लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी एक सेंसिटिव इशू है, इस पर हम सबको मिलकर साथ काम करना होगा, तभी हम अचीव कर पाएंगे एक इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है इनइक्वालिटी के बारे में, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कोई और इशू पर डिटेल्ड वीडियो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।